अगर आपका भी ताल्लुक साउथ एशिया के किसी मुस्लिम फैमिली से है तो आपके दिल में भी ऑटोमन एम्पायर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होगा। इवन अगर हम साउथ एशिया की रीजन की हिस्ट्री को भी देखें तो 1999 से लेकर 1992 तक खिलाफत मूवमेंट ऑटोमन एम्पायर को सेव करने के लिए लॉन्च की गई थी। मतलब यहाँ तो सल्तनत उस्मानिया की जगह खिलाफत उस्मानिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर के ऊपर जो ड्रामे बनते हैं उनकी व्यूवरशिप तुर्की से भी ज़्यादा पाकिस्तान में है। जैसे कुर्लुस उस्मान की व्यूवरशिप पाकिस्तान में इस वक्त 42 मिलियंस है। इन शॉर्ट ये कि ऑटोमन एम्पायर को यहाँ एक प्रो इस्लामिक स्टेट करके दिखाया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगा जिससे ऑटोमन एम्पायर की डार्क रियलिटी आपको पता लग सके, और मुझे उम्मीद है कि आप में से 95% लोग इस रियलिटी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए मैं आपको ऑटोमन एम्पायर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ऑटोमन एम्पायर 1299 में उस्मान वन की तरफ से स्टार्ट की गई और सुल्तान सलमान इस सल्तनत को उसकी पीक तक ले गए। फिर इंटरनल क्राइसिस की वजह से 1923 तक ऑटोमन एम्पायर पूरे तरीके से ख़त्म हो गई। अब वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो खिलाफत जैसा पाक लफ्ज़ इस सल्तनत से हटाया जाए, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया किसी भी लिहाज से खिलाफत नहीं है। खिलाफत में ये होता है कि पब्लिक मिलके एक खलीफा चूज़ करती है और खलीफा के मरने के बाद उसके बेटे को सल्तनत नहीं दी जाती, बल्कि दूसरे खलीफा चूज़ करने के लिए लोगों के ओपिनियंस लिए जाते हैं। और इसी के बरक्स अगर हम ऑटोमन एम्पायर को देखें तो यहाँ बादशाह के मरने के बाद बादशाह के बेटे को या बादशाह के किसी रिश्तेदार को सल्तनत मिलती है। तो ये कहाँ से खिलाफत हो गई। ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री में अब तक 36 किंग आ चुके हैं, लेकिन एक भी उस्मानिया ख़ानदान से बाहर किसी को किंग नहीं बनाया गया। तो किस बेस पे यहाँ के लोग सल्तनत उस्मानिया को खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। इसी के मुकाबले अगर मैं खिलाफत राशिदा की बात करूँ तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर है, उनके बाद हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अली। जहाँ आप साफ देख सकते हैं कि किसी खलीफा का बेटा बाद में खलीफा नहीं बना। और दूसरी बात ये, अगर हम खिलाफत राशिदा को देखें तो खलीफा का लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल हुआ करता था, बहुत ही आम लोगों में रहा करते थे। और इसी के मुकाबले अगर ऑटोमन को देखें तो दुनिया की हर आसाइश उनके पास मौजूद थी, बहुत बड़े बड़े महलात में रहा करते थे, लाइक रोमन एम्पायर या बेजेंटाइन एम्पायर की तरह। फिर इनकी हिपोक्रेसी का लेवल देखे, सुल्तान मुराद IV के टाइम पे अल्कोहल पे बैन लगा था, लेकिन खुद सुल्तान मुराद बहुत ही शौक से शराब पिया करते थे और बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। मतलब आम आवाम के लिए अलग असूल और बादशाहों के लिए मुख्तलिफ असूल। ऑटोमन एम्पायर्स ने अपनी आवाम पे बहुत ही भारी भारी टैक्स लगाए हुए थे, जिससे उनकी आसाइशें पूरी होती और उनके बड़े बड़े महलात बनते। तो कहाँ से ये खिलाफत बन गई। किसी भी खिलाफत राशिदा के खलीफा ने ऐसी हरकतें नहीं की जैसे ऑटोमन एम्पायर्स के बादशाहों ने की है। ऑटोमन एम्पायर का एक रूल था, शायद आप इसे बाखबर न हो, कि बादशाह बनते ही वो अपने सब भाइयों को मरवा दिया करता था। इस रूल को सुल्तान मेहमूद II के टाइम पे स्टार्ट किया गया और 15th सेंचुरी का टाइम था। आप खुद बताएं कि ये कहाँ से एक इस्लामी रूल है। मतलब बादशाह का भाई होना भी आपके लिए किसी गुनाह से कम नहीं है, उस चीज़ पे आपको कत्ल करा दिया गया। लेकिन इस रूल को एंड 16th सेंचुरी में सुल्तान अहमद के टाइम पे कर दिया गया। लेकिन फिर मसला यह है कि एक नया रूल बन गया कि जैसे ही कोई इंसान बादशाह बनता है वो अपने सब भाइयों को कैद में करा दिया करता था। इससे होता यह था कि बादशाह के जो भाई थे उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और काफ़ी सारे वो साइकोलॉजिकल इशू से डील किया करते थे। प्रॉब्लम खाली उनको कैद में कराना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि यही मेंटल इशू से डील करते हुए बादशाह सल्तनत उस्मानिया के बादशाह तक बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल सुल्तान मुस्तफ़ा की एग्जांपल आप ले लें, सुल्तान इब्राहिम की एग्जांपल ले लें। ये मेंटली तौर पे थोड़े इल थे, लेकिन इसके बावजूद इनको सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल लिया गया, जस्ट इसलिए कि ये उस्मानिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। फिर ऑटोमन एम्पायर की एक और डार्क रियलिटी की बात की जाए तो ये फोर्सफुली क्रिश्चियन फैमिली से लड़कों को उठाया करते थे और उनको ज़बरदस्ती अपनी आर्मी में शामिल कर लिया करते और उनको फोर्सफुली रिलीजन भी कन्वर्ट किया करते। इसी तरह फिर मुख्तलिफ रीजन से लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा के अपने हरम में शामिल किया जाता और अपनी कनीज़ बनाया जाता। चलें ये सब तो एक तरफ, फिर इन कनीज़ों से बगैर शादी के औलाद का असूल भी किया जाता है। क्या ये इस्लाम के असूल हैं? इस्लाम में कहाँ ऐसा करने की इजाज़त है, आप मुझे खुद बताइए। और इन कनीज़ों को भी ज़बरदस्ती रिलीजन को कन्वर्ट किया जाता था। एक ऐसी स्टेट जहाँ ज़बरदस्ती लोगों को अपनी मिलिट्री में शामिल किया जाता है, अपने हरम में शामिल किया जाता है, वो स्टेट कैसे एक आइडल स्टेट या खिलाफत हम उसे कह सकते हैं। जहाँ साउथ एशिया में हमेशा से ही ऑटोमन एम्पायर को एक बहुत ही ज़्यादा आइडल स्टेट माना जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ की भी हिस्ट्री देखें तो टीपू सुल्तान ने ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए हेल्प मांगी थी, लेकिन ऑटोमन्स ने बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हेल्प की। और ये भी कहा जाता है कि ऑटोमन्स ने टीपू सुल्तान का ख़त अंग्रेज़ों को दिखा दिया। फिर आगे चल के ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन को ही तोड़ दिया।
और यहाँ फिर 1919 से लेकर 1922 तक ऑटोमन को बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट की कैंपेन लॉन्च की गई। मेरा कुछ ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में ऑटोमन एम्पायर को कुछ ज़्यादा ही पजीराई मिली हुई है, कुछ ज़्यादा ही उनको आइडियलाइज किया जाता है, जबकि इतनी बात है नहीं। ऑटोमन एम्पायर भी बाकी हिस्ट्री के एम्पायर की तरह एक सिंपल सी एम्पायर थी। इसको खिलाफत कहना सही नहीं होगा। खिलाफत राशिदा से ज़्यादा ये रोमन और पर्शियन और या बैजेंटीन एम्पायर से ज़्यादा इम्प्रेस लगते हैं। ऑटोमन एम्पायर के बादशाह चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन इनकी कोई हरकतें मुसलमानों वाली नहीं थी, जस्ट नाम के मुस्लिम थे। तो आपका ऑटोमन एम्पायर के ऊपर क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।